पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या कह रहा है बेटा। टू सर्कुलर कॉइल्स वन ऑफ रेडियस आर, उसको बंद कर देना, वन ऑफ रेडियस आर एंड अदर ऑफ रेडियस कैपिटल आर आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग फॉर आर फार ग्रेटर देन आर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन करना है क्या? ठीक, नेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड को तो V लेके चलेंगे ना, B। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड मिच तो फ्लक्स होगा ना, M इज इक्वल टू फाइव बाई आई करोगे ना, तो B इंटू ए करोगे तो B कितना लोगे? म्यू नॉट N1, छोटा वाला n लेना है ना, म्यू नॉट N1 आई। N1 क्या है? छोटा वाला। एक्सिस पे ही तो होता है, इक्विटोरियल पे थोड़ा निकाला हमने। देखो सर, जैसे मान लो हमारा ये एक कॉइल है, ठीक है, इसके बगल में एक ऐसा कॉइल रखा है, सही है। तो हमने जो डेरिवेशन कराया ना, उसमें जहां पे एरिया लिया था, वहां पे एरिया की जगह A1 डाल देना, और फिर लास्ट में जाके A1 की जगह स्मॉल पाई आर, आप पाई स्मॉल आर स्क्वायर डाल देना, बस इतना करना। म्यू नॉट आई अपॉन 2r किसके लिए होता है? सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के सेंटर पे। तो सर्कुलर लूप थोड़ा ना, ये तो कॉइल है। म्यू नॉट आई बाई 2r किसका फॉर्मूला होता है? सर्कुलर लूप के सेंटर का होता है ना, और ये किसका है? कॉइल का। यहाँ पे तो नहीं लगेगा वो। डेरिवेशन का देखो, म्यूचुअल बोल देना, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, कुछ नहीं सोचना आपको, वही डेरिवेशन कर देना बस, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू अ प्लेन इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड। ये वाला क्वेश्चन कल ही किया था हम लोगों ने, है ना। फाई दिया है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमसे ईएमएफ पूछा है, तो क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएट, फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट। वेरी गुड। तो सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट। फाई कितना दिया बेटा? बोलना, 5t क्यूब 4t प्लस 2t, आगे +1 की -1 +2t। चलो, तो हमें बेटा ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ होता है हमारा d∅/dt, वही माइनस टाइम्स, ओके, तो माइनस d/dt। फाई की जगह कितना डालोगे आप? 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t, है ना। सॉल्व कर लो बेटा, माइनस 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, है ना। अभी हमें ईएमएफ चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो t की जगह 2 डाल दो, माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, है ना। माइनस 2 जब 15 चौक 60 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 78। तो कितना हो जाएगा आंसर? -78 वोल्ट हो जाएगा, ठीक बात। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है। द करंट थ्रू एन AC इज गिवन बाय दिस, डिटरमाइन द RMS करंट थ्रू द सर्किट ओवर टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू टाउ। देखो, IRMS की वैल्यू जो थी ना हमारी, वो थी I0/√2, बट I0/√2 जब थी, जब I की इक्वेशन I0 sin ओमेगा t थी, है ना। इन्होंने देखो I की इक्वेशन बदल दी क्या बेटा? इन्होंने क्या लिख दिया? I0 t/टाउ, इक्वेशन ही बदल दी। जो इक्वेशन बदल गई तो बताओ I का जो RMS वाला एक्सप्रेशन होगा वो अलग आएगा। तो हम IRMS की जनरल डेफिनेशन याद रखेंगे। IRMS की जनरल डेफिनेशन क्या थी, अगर आपको याद हो तो? कौन सा क्वेश्चन है? उसी का और है ना। चलो 27 का और सुनो। IRMS की डेफिनेशन थी, पहले स्क्वायर कर दो, तो जो करंट दिया उसका स्क्वायर करो। करंट कितना दिया? देखो I0 t/टाउ दिया, I0 t/टाउ। पहले करंट का क्या कर दो? स्क्वायर। देखना हम कैसे करवा रहे, अगर डेफिनेशन बदल दे। पहले स्क्वायर कर दो, फिर क्या करना है? मीन लेना है। मीन लेने का मतलब सम करना, और सम कैसे करोगे? इसमें अलग अलग तो है नहीं, सम कैसे करना है? इंटीग्रेशन से सम करना है। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलो, तो यहाँ पे dt लिख देना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन ध्यान से सुनना कैसे, वरना आप सॉल्यूशन देखो ना, समझ नहीं आएगा कि क्या कैसे लिख दिया ये। पहले स्क्वायर किया करंट का, फिर मीन लिया। मीन लेने के लिए डिवाइड भी करते हैं क्या? किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से डिवाइड करते हैं ना। तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे? टाइम से। तो कैपिटल T से डिवाइड कर दिया,
स्क्वायर किया फिर मीन लिया, अभी क्या लेना है, रूट लेना है। तो इसके ऊपर रूट चढ़ाने से बेटर अब ये थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। उधर रूट चढ़ाओ या इधर स्क्वायर लगाओ, क्या एक ही बात है। ये एक्सप्रेशन खतरनाक सा कैसे लिखा समझ में, बिल्कुल आसान, अगर हमने जैसा बोला वैसा सुना है अपने तो, है ना। पहले स्क्वायर कर दिया करंट का, फिर मीन लेना है तो मीन के लिए सम करना पड़ेगा, सम कर दिया। अब सम करने का डिवाइड भी तो करना होता है, तो डिवाइड किससे करें, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स है यहाँ पे, तो टी से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या लेना था, रूट, तो हमने बोला इधर रूट लो या इधर स्क्वायर कर दो, एक ही बात होती है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना, बस हो गया 1/t। चलो बेटा स्क्वायर से लिख दे, देखो आई नॉट का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टाउ का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया ना, इनटू में dt। वाइब्रेशन कहां से आ रहे हैं, बाय टी, ये तो 1/t। देखो बेटा आई नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो बाहर आ जाएगी। टाउ उन्होंने बताया नहीं, टाउ कांस्टेंट है कोई, अच्छा बोला है कहां से कहां तक करना है, 0 से टाउ तक, तो ये वैल्यू पुट कर, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया हमारा, है ना। अभी टाउ स्क्वायर भी बाहर आ गया, क्या बचा बताना, टी स्क्वायर डी टी बता, और इसको 0 से कहां तक जाना है, टाउ तक जाना। तो देखो कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर टी टाउ स्क्वायर, फिर देखो यहाँ कितना आएगा, ये टी क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ऊपर एक पावर बढ़ा दो, अपन में वही वाली पावर लिख दो, तो 0 से कितना हो गया, टाउ, लिमिट पुट कर दो बेटा, कितना आ जाए देखो, आई नॉट स्क्वायर टी टाउ था नहीं, टाउ स्क्वायर, फिर इधर कितना हो जाएगा बताना, टी क्यूब की जगह ये डाल दो तो टाउ की पावर 3/3, और 0 डालोगे तब तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो टाउ क्यूब बाई 3, देखो ये कट जाएगा क्या कुछ कुछ, तो कितना बचेगा बताना, कितना बचेगा। अच्छा देखो टाइम का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा क्या, जैसे ये वाला जो टाइम पीरियड हमने ओवरऑल इकट्ठा डाल दिया ना, जैसे मान लो यहाँ देखो ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसा रहता था, ऐसा ऐसा हमने कराया था ना, हमने बोला था जब डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आएगी तो i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई 1 2 3, तो टाइम को जोड़ के ही तो डाल रहे हैं। तो अगर मैं कैपिटल टी डाल रहे हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एक साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, कहां तक निकालना है, 0 से टाउ तक, क्वेश्चन ने नहीं बोला एक साइकिल के लिए निकालो। तो जो हमने डायरेक्ट टी डाल दिया है इसकी जगह में क्या डालना चाहिए, टाउ dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन करके आता तो टाइम है, बट इंटीग्रेशन की फॉर्म में एक फायदा होगा कि अब हमें ये पता चल पाएगा कि हम कितने से कितने तक जोड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी हम अपने वाले एक्सप्रेशन में डालते थे साइन ओमेगा टी वाले में ना, यहाँ पे कैपिटल टी डालना चाहिए या dt का इंटीग्रेशन डालना चाहिए, dt का इंटीग्रेशन। समझ में आई बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो बताएगा पूरे टाइम पीरियड का, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि कहां से कहां तक कर दो, 0 से टाउ। हो सकता है वो इतनी साइकिल का ही पूछ रहे हो, इतनी का, है ना, उस टाइम में पूछ रहे हो, तो यहाँ पे टी की जगह क्या लिखना चाहिए, एक्चुअल में dt लिखना चाहिए, है ना। कहां से कहां तक, 0 से टाउ। देखो dt और t एक ही बात है, बट एक बात जब है जब एक साइकिल की बात कर रहे होंगे, है कि नहीं। कोई बोले एक साइकिल में इसका इंटीग्रेशन करो, देखो 0 से टाउ हो जाएगा ना, फिर dt का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, t आएगा। अब लिमिट पुट कर दो 0 से t, तो t माइनस 0, देखो t ही आ गया क्या वापस से, आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही बात है। इस बार हम यहाँ पे कैपिटल टी इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरी साइकिल के लिए नहीं करना है, उन्होंने बोला है कि हमें 0 से टाउ के बीच का IRMS बता दो। समझ में आया क्या कहा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे dt क्यों लिखा और कैपिटल T क्यों नहीं लिखा, क्लियर हो गया, ठीक बात। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर लो, t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और फिर कहां से कहां लिमिट पुट करनी है बताना, 0 से टाउ तक पुट करनी है, तो कितना आ जाएगा बताना, यहाँ पे टाउ माइनस 0 आ जाएगा, सही बात। अभी देखो टाउ इंटू टाउ स्क्वायर कितना बचेगा ये बताना, ये टाउ क्यूब हो जाएगा क्या, ऐसे लिखो टाउ इंटू टाउ स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टाउ क्यूब हो जाएगा। अब देखो टाउ क्यूब कैंसिल आउट, हमें कैसे पता चला ये करना है, डायमेंशन मैच नहीं कर रहे थे, है ना। चलो तो कितना बच गया हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर बाय 3 बच गया, ये हमारा IRMS का स्क्वायर आया है क्या। अभी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चला जाएगा, रूट, तो IRMS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 3, तो कितना हो गया, आई नॉट बाय रूट 3। आसान था, समझ में आया कैसे करके किया, कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं, आसान था। उसके बाद देखो बस यहाँ पे जो समझने वाली बात थी वो यही थी
कि हम इस बार IRMS का जो एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं वो कैसे लिखेंगे। अगर मैं वाली बात समझ जाते हैं फिर उसके बाद तो नीचे छोटू सा इंटीग्रेशन था बस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सो दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ साइकिल ऑफ AC इज सेम एज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC विद I इज इक्वल टू IRMS। देखो प्रूफ करने के लिए बोला है, हालांकि हम जानते हैं कि IRMS की डेफिनेशन ही क्या है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट के बराबर ही हीट प्रोड्यूस करे वही तो IRMS वैल्यू कहलाती है ऑल्टरनेटिंग की। तो हमसे बोला है कि प्रूफ कर दो कि IRMS करंट जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतनी ही हीट ऑल्टरनेटिंग करंट भी उसी टाइम पीरियड में करेगा। ठीक, चलो हटा दे से। अच्छा एक बार इसको देखो, अंत में कुछ नहीं आया तो पूछ लो, है ना, क्योंकि डेफिनेशन बदल के आगे ना थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो जाता है ना। सोच लो एक बार, सेकंड पार्ट। सोचना मतलब देख लेना है बस, कुछ दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो अब ये बताओ क्या AC में हीट प्रोड्यूस कैसे निकालोगे, बताओ। I² RdT से निकालोगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² RdT। प्रॉब्लम यह है कि करंट कांस्टेंट नहीं है, तो फिर I² RdT लगाओगे कैसे, I की वैल्यू डाल के इंटीग्रेशन करके लगाएंगे, है ना। तो हम बोले हैं कि देखना हीट प्रोड्यूस्ड इन DC इज गिवन बाय DH इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, I² RdT। सही है, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो I0 T बाई टाउ। ठीक, तो अगर मैं पूरी हीट निकालनी हुई तो पूरी हीट निकालने के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इस कहां से कहां तक कर, 0 से टाउ I² RdT। सही है, I की वैल्यू बताओ, I0² वहां देखो T² टाउ² RdT, कहां से कहां तक, 0 से टाउ तक। ठीक बात है, जरा देखना इधर से, I0² बाहर, टाउ² दोबारा करवा रहे, देख रहे हो वही वाला काम से, टाउ² R भी बाहर हो जाएगा क्या, अंदर कितना बच गया बताओ, T² dt, कहां से कहां तक, 0 से टाउ। इसका इंटीग्रेशन कर दो जल्दी से, I0² R बाई टाउ², कितना आएगा, T³/3, कहां से कहां तक, 0 से टाउ तक। चलो लिमिट पुट कर दो बेटा, I0² R बाई टाउ², इधर कितना आ जाएगा बताना, टाउ³/3 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, I0² R टाउ² इंटू टाउ³/3। देखो ये काटोगे तो कितना बचेगा, I0² R और एक टाउ बच जाएगा अपॉन में 3। ये हीट किसकी वजह से निकली है, AC की वजह से निकली है ना। अभी हमने किसकी वजह से निकालनी है, DC की वजह से निकालनी है। तो अगर DC की वजह से निकालेंगे तो IRMS हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, देखो I0/√3। चलो जी IRMS की वजह से हीट निकालते हैं। चलो जी, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू IRMS। IRMS तो कांस्टेंट करंट होता है ना, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होगा, IRMS का स्क्वायर इंटू R। कितने टाइम में निकालना है हमें, टाउ टाइम में, 0 से टाउ गए ना, तो कितने टाइम में निकालना है, टाउ टाइम में। IRMS की वैल्यू देखो हमने निकाल के रखी कितनी, I0/√3, I0/√3 का स्क्वायर इंटू R टाउ, देखना कितना आ गया, I0² R टाउ, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, देखो सेम आ रही है क्या, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू AC एंड हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द RMS वैल्यू सेम ही आती है। डेफिनेशन भी तो यही थी, सेम आनी भी तो चाहिए। समझ में आया कैसे करना था। ठीक, तो ये वाला काम तो हम लोगों ने दोबारा किया, अभी पीछे ये वाला काम तो किया था, देखो टाउ³/3 समथिंग समथिंग आया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे बेटा, A plane electromagnetic wave of frequency this travels in free space along x direction at a particular point in space and time E इतना, what is B at this point। बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया, बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ, C इज इक्वल टू E/B, यहां से निकाल देंगे। कौन सा पार्ट है, 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करेंगे बेटा, C इज इक्वल टू E/B, हमें B चाहिए, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, E/C हो जाएगा। E कितना है, 6.3 है, C कितना है बेटा,
C है 3 इंटू 10⁸ है ना, इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा ये 2.1, और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8, तो B कितना आ गया हमारा 2.1 इंटू 10⁻⁸। यूनिट क्या होगी बेटा? टेस्ला, है ना। देखो अच्छा, ये भी क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट कर रहा है, 4 सैंपल पेपर में क्वेश्चन तीसरी बार आया है। E दिया है B निकालना है, या फिर B दिया है E निकालना है कि नहीं, तो C इज इक्वल टू E/B हम याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चेयर थी तो पीछे, पीछे थी तो चेयर, नमस्ते। नेक्स्ट, अब है इतना तो फिर करना, हो सकता है ऐसा आए ही ना। बेटा डायरेक्शन किधर होगी बी की, ये भी बता दो। जेड एक्सिस, क्योंकि एक्स में वेव जा रही है, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जेड होगी। 3 नंबर में ऐसा तो नहीं आएगा ना। अब आ गया तो देखो, कुछ पता नहीं है ना पेपर किसने बनाया हो, किसी ऐसे इंसान ने बनाया हो जिसको बहुत जल्दबाजी हो पेपर बनाने की, ना जल्दी जल्दी बनाया। 3 नंबर में ये क्वेश्चन देखो दे रखा है, आ गया तो फिर तो मजे ही मजे है ना। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग है ना, बी पूछा है कुछ कर थोड़ा ना सकते इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। assume two lenses, अच्छा वो सब तो पढ़ना ही नहीं होता है ना। नेक्स्ट, two thin lenses are in contact and the focal length of the combination is 80 centimeter. If the focal length of one lens is 20 centimeter, then power of another lens, तो कैसे निकालेंगे हम? बिल्कुल बाला क्वेश्चन दिया है ना। 1/f इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा? देखो आराम से बेटा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी दी है? 80, और दूसरे लेंस की 20 है ना। 80 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2। देखो इसको इधर लेके आ जाओ, 1/80 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/f2, है ना। सॉल्व कर लो इसको। 80 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/f2, तो माइनस 3/80 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/f2। तो f2 कितना हो गया बताओ? 80/3 माइनस का, बोलो। ये क्वेश्चन तो हर पेपर में आ रहा है, अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें ये f1 f2 वाला क्वेश्चन आया ना हो, है ना। उसके बाद हमसे पूछे पावर बता दो, तो पावर क्या होगी बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो पावर हो जाएगी माइनस 3/80। सेंटीमीटर में होती है ना, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ कट रहा है क्या? 0 से 0 कट गया, 4 बार में गया, 5 बार में गया, 15/4 हो जाएगा ये, माइनस का 15/4, 4 तिया 12, 4 तो 28, 4 पंजे 20, माइनस का 3.75, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू lenses are in contact having focal length this and this, find the total power of this lens। देखो फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया हमसे, 1/f इक्विवेलेंट निकालना है, f1 f2 दे रखा है बस। वन बाय एफ इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। f1 f2 कितने जरा बताना बेटा एक बार? 25 और 40 दोनों प्लस के हैं, अच्छा 40 माइनस का है, ओके। चलो जी एलसीएम बता दो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा बिल्कुल। 8 बार में गया, माइनस 5 बार में, ना कितना बचेगा ये? 3/200। हमसे क्या पूछी थी? पावर पूछी थी ना, तो f का रेसिप्रोकली तो पावर होती है, तो 3/200 ही पावर हो जाएगी। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू 3/200 मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 0 से खत्म, 1.5 डायोप्टर। कौन सा हो गया बेटा? सी ऑप्शन हो गया ना, प्लस 1.5। कितना आसान था देखो। नेक्स्ट, a lens is made of two different material and the point object is placed on the principal axis of this lens, count the images obtained। देखो क्वेश्चन ने बोला कि एक लेंस को ना हमने 2 अलग अलग मटेरियल से बनाया है, तो बताओ उस पर कितनी इमेजेस बनेंगी। देखो अगर 2 अलग अलग मटेरियल से बनाया है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो दोनों की फोकल लेंथ अलग होगी, दोनों की फोकल लेंथ अलग तो पावर अलग, मतलब फोकल लेंथ अलग तो फिर अलग अलग जगह बनेगी ना इमेज, पावर अलग, सब कुछ अलग करते चले आएंगे। देखो इधर देखना, अगर आपसे कहें कि ये मान लो मटेरियल नंबर 1 है ऊपर वाला, है ना, और नीचे वाला क्या है? मटेरियल नंबर 2। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा दोनों को मिक्स करके फिर बनाया, ऐसा बना दिया तब तो फिर इक्विवेलेंट समथिंग हो जाएगा ना, फिर 2 मटेरियल कैसे काउंट होंगे, है ना। ओके
तो अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये लाइट यहाँ गई, तो ये मटेरियल की अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फोकल लेंथ डिसाइड होती है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, देखो 1/r1 - 1/r2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग तो फोकल लेंथ अलग। तो इसकी फोकल लेंथ कुछ थी जिसकी वजह से लाइट यहाँ चली गई। इधर जो लाइट रे जा रही होगी, क्या वो भी वहीं पहुंचेगी? नहीं, वो तो सही और पहुंच जाएगी, मान लो यहाँ पहुंच गई। तो बताओ दो अलग अलग इमेजेस बनेंगी कि सेम बनेंगी? दो अलग अलग जगह इमेजेस बनेगी। ये वाला कहीं और कन्वर्ज कर रहा होगा और इस वाले पोर्शन में जो लाइट जा रही है वो कहीं और कन्वर्ज कर रहा होगा। क्लियर हो गई वाली बात? ऐसा क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ अलग। फोकल लेंथ अलग क्यों? क्योंकि मटेरियल अलग अलग। मटेरियल अलग होने से क्या हो गया? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। समझे? नेक्स्ट, आगे वाली इस तरह मतलब नहीं, फिर अलग अलग काउंट नहीं होगा, फिर तो इक्विवेलेंट जैसा ही हो जाएगा ना। देखो ये कह रहे हैं ऐसे बना लिया, तो सुनना, अगर हम ऐसे बना लेते हैं तो ये तो इक्विवेलेंट ही कहलाएगा। देखो ये फिर दो अलग अलग मटेरियल कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा कि दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन हो गया है। ये दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ लेंस नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कि दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन। पहला लेंस ये, दूसरा ये, तो पूरा पूरा मटेरियल आपने अलग कर दिया। समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर F1। फर्स्ट और सेकंड फोकल लेंथ पता थी? देखो लेंस की दो दो होती है क्या फोकस? एक इधर होती है, एक इधर होती है। एक को F1 कहते हैं, एक को F2 कहते हैं। ऐसे ही तो होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस आर इक्वल, द रिलेशन बिटवीन देम इज। उन्होंने बोला कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। एक बात बताओ, अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो F1 और F2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी? अच्छा देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा साइन को भी कंसीडर किया गया है, तो जरा ध्यान से हम देखेंगे, सुनना बेटा। देखो F1 नेगेटिव है इस तरफ है और F2 क्या है? पॉजिटिव। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, बट साइन वाइज क्या है? अपोजिट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, F2 इज इक्वल टू माइनस F1। हाँ समझ में आया कैसे करके सोचा? नेक्स्ट, डरे डरे से ना रहो। जितना डरते हैं दुनिया उतनी डराती है, समझे? तो फिजिक्स से डरोगे तो वो भी सेम नेचर फॉलो करेगी, उतना ही डराएगी। तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस हैं, इनको याद करना है। If the combination of lenses consists of convex lens F1 and one convex lens minus F2, ये तो बालक सी बात पूछ ली। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। हाँ निकाल के देखा है ना उन्होंने। अच्छा देखो जिन लोग को नहीं आया, फोर्थ वाला कैसे करना है। देखो बेटा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा 1/f1 माइनस 1/f2 होता है। माइनस नहीं होता, होता प्लस ही है, बट क्वेश्चन ने बोला कि F2 कैसा है? माइनस, तो माइनस F2 लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, F1 F2 हो जाएगा एलसीएम, फिर ये इधर चला जाएगा माइनस का F2, ये माइनस को ऊपर भेज दो, यहाँ भेज दे माइनस को, ये प्लस माइनस यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। चलो अब बताओ इधर कितना चला जाएगा? F2 और इधर कितना चला जाएगा? F1। बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया? F2 माइनस F1 नीचे की ओर रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, है ना। F1 F2 बाय F2 माइनस F1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। अनस्टेबल यूरेनियम ऑफन डीकेज एज दिस। एक अनस्टेबल यूरेनियम था, ऐसे दो पार्ट में टूट गया। अब क्वेश्चन ने बोला रिएक्शन इज एनर्जेटिकली अलाउड एज स्मॉलर न्यूक्लियाई हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन inside the nucleus strong nuclear force hold the nucleon together, the nuclear force is charged। बस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बोला है, कुछ काम का नहीं है ना। क्वेश्चन पढ़ो। as binding energy per nucleon of the product is more than binding energy per nucleon of reactant। ये वाली बात तो सही है, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की कम होती है। that means energy is required to carry the reaction। reaction is endothermic, reaction cannot occur spontaneously, reaction is exothermic। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो ही क्यों रही है? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए मतलब उसमें से एनर्जी रिलीज होगी तभी तो स्टेबल होगा। साफ साफ कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, इन अबव रिएक्शन अदर पार्टिकल्स आर। अच्छा ये जो अदर पार्टिकल लिखा ये क्या होगा?
लेट्स चेक आउट बेटा। नीचे वाला क्या बताता है रिएक्शन में, जो नीचे 92, 54, 38 है, क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों तरफ सेम है कि अलग है? 8 4 12, 5 3 8 और 1 9। देखो इधर भी 92 प्रोटोन है, इधर भी 92 है। कैसे निकाल रहे, समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट में प्रोटॉन्स 92 दे रखे हैं, प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट में बेटा हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो कितने, 54 प्लस 38। मतलब प्रोटॉन्स तो हमारे कंजर्व्ड है, प्रोटॉन में कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा न्यूट्रॉन्स की देखते हैं बेटा। ऊपर देखो इधर 236 है ना, और इधर देखना कितने हैं, 140 प्लस 94। इनको करना है 4 2 4 13 2 234, और इधर 236, मतलब 2 न्यूक्लियन मिसिंग है। इधर 236 आ रहा है, इधर 234 आ रहा है, ऊपर वालों को जोड़ के 2 न्यूक्लियन मिसिंग है। प्रोटॉन हमें पता है ऑलरेडी है, प्रोटीन नहीं प्रोटॉन है, इसका मतलब कौन गायब है? न्यूट्रॉन गायब है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ कि ना? नेक्स्ट, अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन बोथ आर शॉट टुवर्ड्स कार्बन न्यूक्लियस विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, उनको कार्बन की तरफ छोड़ा गया कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड से। देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बोथ पार्टिकल आर इक्वली लाइकली टू बी एब्जॉर्ब, दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे। प्रोटॉन हैज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब, न्यूट्रॉन हैज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब, नाइदर ऑफ द पार्टिकल विल एब्जॉर्ब। सुनो, एक कार्बन का न्यूक्लियाई है ना, इधर से हमने प्रोटॉन भी छोड़ा, न्यूट्रॉन भी छोड़ा। हमसे बोला दोनों में से कौन सा पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये बता दो। हाँ, न्यूट्रॉन चार्ज इंडिपेंडेंट होता है क्या? तो उसके अंदर जाने के चांसेस ज्यादा है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन जब अंदर जा रहा होगा तो न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो प्रोटॉन के एब्जॉर्ब होने के चांसेस कम है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ न्यूक्लियस इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If this nucleus decays into two smaller nuclei with a combined binding energy per nucleon is this, then the energy released in this process. क्वेश्चन ने बोला है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है ना, उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कितनी है? 7.6। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उन सबकी कंबाइंड बाइंडिंग एनर्जी 8.2। तो कितनी रिलीज हुई? माइनस की प्लस? माइनस प्लस क्यों करेंगे, माइनस करेंगे ना। माइनस से ही तो पता चला कि कितने का डिफरेंस आ गया। पहले 7.6 था, अब 8.2 हो गया, मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 0.6। तो ए ऑप्शन सही हो गया। सही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, इफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियर एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द कॉरेस्पॉन्ड डिक्रीज इन न्यूक्लियर मास। बेटा एनर्जी इतनी रिलीज हुई है तो मास में कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा? क्या हम लोगों ने एनर्जी और मास में रिलेशन पढ़ा हुआ है? एनर्जी दे रखी है, मास पूछा है, तो क्या पढ़ा हुआ है हमने? 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है, सुनो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है? 1 AMU। अभी कितनी रिलीज हुई है फिलहाल? 4 में तो आंसर ये वाला है, कोई सा भी मैच नहीं करेगा। तो 1 AMU किसके बराबर? 931 के बराबर है। तो बोला है कि 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रिलीज हुई है। आंसर ये वाला रिलेशन तो वहीं से आया है। If an unstable nuclei emits an alpha particle with kinetic energy of 4 mega electron volt, then the corresponding decrease in nuclear mass is, निकाल के देखते हैं, मे बी 40 हो, है ना, कहीं तो आसपास आंसर पहुंचेगा। चलो बेटा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें कितनी एनर्जी होगी, तो बताओ। 1/931, इसको डिवाइड करना, देखो कितना आएगा। 0.0 100 हो जाएगा ना, फिर 0 1 0.001 AMU आ रहा है। डिक्रीज इन एनर्जी कितना होगा? इतना ही तो होगा। अगर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है
कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन न्यूक्लियर मास। सिंपल सा क्वेश्चन तो है, क्या बना के दे दिए बेटा। यहाँ एनर्जी या मास में से दोनों में से कोई एक चीज गलत दे रखी, ठीक है। तो अगर एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो मास कितना कम हो जाएगा, 0.001 एम। सिंपल रिलेशन, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, ध्यान रखें इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी, मार्क कर लेना अपना, जो भी सैंपल पेपर में अगर कोई सा क्वेश्चन मिसप्रिंट होता है तो उसको लिख लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह या तो कोई दूसरी एनर्जी होगी या फिर मास कुछ और होगा ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। हमारे हिसाब से 0.001 एमयू आना चाहिए, क्योंकि रिलेशन हम लोगों ने याद किया। अब अगर हम E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से निकालने जाएंगे तो रिलेशन वहीं से तो आया है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से तो कन्वर्ट करके निकाला है, तो हम उसमें क्यों जाएंगे ना। चलो सेक्शन ई पे आ जाओ बेटा। डिराइव द लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v, लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक, इसमें तो कुछ करना नहीं है। द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब fixed on the wall of a room is obtained on the opposite walls by means of a large convex lens as shown below। ये यहां नहीं देना चाहिए, चलो बता देते हैं हम, यहाँ दे दिया तो ये वैसे एंट्रेंस वाले बालकों के लिए बताया जाता है। एक रिलेशन याद करना है बेटा अगले वाले एग्जाम क्वेश्चन के लिए ना, हटा दे से अगले वाले के लिए क्वेश्चन याद, वो याद करना है क्या रिलेशन, ध्यान से सुनना। मान लो ये बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब की इमेज हमें यहाँ पे बनानी है, तो हम बीच में क्या रख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस रख रहे हैं, ठीक। तो अगर हम इसकी इमेज यहाँ बनाना चाहते हैं तो डिराइव करके एक रिलेशन आता है, एंड दैट रिलेशन इज कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 4f के बराबर होना चाहिए। f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। टू फॉर्म अ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू 4f। अभी अगर 4f के बराबर होगा तो अभी हम क्या निकाल पाएंगे, मतलब तभी हम इसकी इमेज इस वाली स्क्रीन पर बना पाएंगे। बोलते ना स्क्रीन आगे पीछे करके देखो कहाँ पे इमेज बन रही है, तो स्क्रीन पे इमेज जब ही बनेगी जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, 4f होना चाहिए। क्लियर हो गई वाली बात। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए नोट पॉइंट अगर एक लिखना होगा तो हम यहाँ बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमारे सिलेबस में क्वेश्चन था ही नहीं, तो अभी हम बता दे रहे हैं ना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए केबल, ठीक है। तो जो नोट पॉइंट है वो ऐसे है, टू फॉर्म एन इमेज या फिर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन शुड बी इक्वल टू 4f। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब अगर ये 4f के बराबर होगा तो देखो 4f किसके बराबर दे रखा है, 4 मीटर के बराबर दे रखा है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी। f की वैल्यू 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो ऐसे लिखेंगे, टू फॉर्म अ इमेज, टू फॉर्म अ इमेज ऑन स्क्रीन ड्यू टू अ कॉन्वेक्स लेंस, ड्यू टू अ कॉन्वेक्स लेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू 4f। जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4f होना चाहिए। इस वाले पेपर में नीट वाले क्वेश्चन ज्यादा पड़े हुए, देखो ये वाला क्वेश्चन ना नीट में भी आया हुआ है, और एक और भी हमें दिखा था वो भी नीट में आया हुआ था। नहीं आज अभी हमने जो करा है उसमें से भी कोई सा था जो उसमें आ रखा था। वो जो स्फीयर वाला कल किया था वो भी इसमें आ रखा है नीट में, है ना। हम कह रहे हैं कि इस वाले सैंपल पेपर में नीट वाले क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4f। अब हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का गैप कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, तो इसका मतलब 4f की वैल्यू कितनी दे दी, 4, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर में रिपोर्ट करते हैं ना, ठीक। 2 नंबर में इतना सफिशिएंट है, क्योंकि डेरिवेशन करने जाओगे तो फिर वो 5 नंबर का हो जाएगा। हाँ बस इतना ही था, याद रखना है, ठीक है। देखो बेटा उस वाले दिन ये वाला क्वेश्चन किए थे, आज वापस रिपीट हुआ है। आगे देखो, तो जिन लोग को उस दिन नहीं आया था आज समझ लेना, ठीक है, आज आ जाएगा। आज वैसे वैल्यू दी है, उस दिन तो a b समथिंग समथिंग दिया था।
हटा दे से 5 नंबर में आया हुआ है, सोच रहे हो, हमने बोला भी था और उस दिन भी शायद लास्ट क्वेश्चन ही था 5 नंबर में, ये हटा दे रहे हम, ठीक है। वो 3 में नहीं था बेटा, जाते टाइम क्या था, लास्ट क्वेश्चन वही तो 5 में ही था वो। चलो सुनो, हम एक बार आज फिर से समझा रहे हैं वही वाला क्वेश्चन जो उस दिन 5 नंबर में समझाया था। क्वेश्चन इजी है बट समझ लिया तो इजी है, नहीं समझा तो लाइट रे ही दिखेंगी बस, ठीक। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31 है। देखो बेटा ये क्या है, प्लेन मिरर है, ध्यान से सुनो बेटे, प्लेन मिरर, ठीक। इसके बीच में हमने बोला था ऐसे करके हमने क्या रखा हुआ है, एक लिक्विड और उसके ऊपर एक लगाया है लेंस, ऐसी समथिंग डायग्राम था हमारा। ये हमारा लिक्विड है और ये ऊपर वाला लेंस है। क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, उससे लाइट रे आई, ठीक है, हमने बोला आ गई। अब ये सीधी सीधी आएगी तो सीधी सीधी चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, प्लेन मिरर रखा है ना इधर, तो जैसे आई थी वैसे चली गई, ठीक। ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझते हो बिल्कुल आसान है। फिर लाइट रे मान लो ऐसे आई, अब अगर ये ऐसे आएगी, अब अगर इमेज हमें वापस यही बनानी, जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि इमेज यही बननी चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट अपना पाथ रिट्रेस करे। लाइट अपना पाथ रिट्रेस कब करेगी, जब वो प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर गिरेगी, मतलब इधर वाला रिलेशन ऐसे आएगा। तो अब लाइट जैसे आई वैसे ही चली जाएगी। अब देखो जहां पे बननी थी वहीं बनेगी इमेज, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर हम बोले कि यहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट रे यहां मिल रही है, बेटा देखना ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। अच्छा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइट रे वहां मिलेगी तो क्या ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगा? और ये फोकल लेंथ पूरे की है कि केवल अकेले इसकी है? क्या इसमें इसका दोनों का रोल है? अगर दोनों का रोल है तो जो फोकल, पहले तो ये बताओ इसको फोकल लेंथ क्यों बोला, समझ पाए? लाइट रे देखो ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मिलेंगी वही पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, ठीक। अभी हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे इमेज बनाने में इन दोनों का रोल है कि अकेले लेंस का रोल है? दोनों का रोल है। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या हमारे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी, एफ सी कह दे रहे हैं इसको। ये एक बात समझनी जरूरी थी, बस समझ में आई ये वाली बात, ठीक। दूसरा डायग्राम ने बनाया था फिर कि लिक्विड को हटा दिया। अब लिक्विड को हटाने के बाद हमने इसके ऊपर वापस से लेंस रखा है। अब अगर हम इसके ऊपर वापस से लेंस रखेंगे तो फिर से लाइट रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, प्रोसीजर अगेन वही सेम है। लाइट रे फिर ऐसे आई, अब अगर वहीं पे इमेज बनानी तो इस पे लाइट कैसे आनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी तो अपना रास्ता रिट्रेस करेगी। फिर से लाइट रे यहां से जो आ रही होंगी, देखो ये ऐसे, ये पैरेलल जा रही है इधर से, आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट पे मिलेंगे तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसका मतलब शायद ये वाला पॉइंट किसका फोकस होगा बताओ, केवल लेंस का फोकस होगा। तो इस वाले डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, एफ एल कह दिया। ये दोनों डायग्राम समझ में आए तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अपने आप ही हो गया पूरा क्वेश्चन। समझ में आए दोनों डायग्राम? बस अब जो गिवन डेटा है वो लिख दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो लेंस का दे रखा है 1.5, म्यू ऑफ लेंस कितना दिया है, 1.5 दिया है। इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन अ टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर, स्मॉल निडल विद इट्स टिप, बाकी सब कहानी है। द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 50 सेंटीमीटर। बेटा ये डिस्टेंस क्वेश्चन ने बोला है कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है क्या? अच्छा ये वाला डायग्राम दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दो, अब आ गया, ठीक। चलो अब ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर है। अगर ये 50 सेंटीमीटर है और हमें पता है ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, तो क्या हमें इनडायरेक्टली उन्होंने फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन दे दी। क्वेश्चन बहुत आसान है, 5 नंबर में बस इसलिए है क्योंकि सोचने के लिए बहुत कुछ है, बट अगर हम घर से करके जाएंगे तो बिल्कुल आसान है, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी बताओ, 50 सेंटीमीटर। समझ आ गया? इसके बाद क्वेश्चन ने बोला द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30। अब लिक्विड को हटा के यही सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उस केस में जो डिस्टेंस आया कितना आया, 30। मतलब शायद लिक्विड की फोकल लेंथ हमें कितनी, सॉरी लेंस की फोकल लेंथ 30 है ना, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर।
अब एक बात बताओ, दो की फोकल लेंथ पता चल गई तो आप लिक्विड वाले की फोकल लेंथ नहीं बता दोगे? तो हम देखो एकदम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाते हुए बता दें कि कैसे कैसे हम इसको हम स्टेज स्टेज में तोड़ रहे हैं। अब हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी, चलो इसको हम यहां बना लेते हैं। इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ हमें नहीं पता, ये जो लिक्विड भरा हुआ है क्या इसकी फोकल लेंथ हमें पता है? नहीं पता। अभी हम इसकी फोकल, अच्छा इस बार हम ये लास्ट टाइम करवा रहे क्वेश्चन है ना, इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आएगा रिपीट होगा तो हम नहीं करवाएंगे, ठीक है? पहली बार करा दिया, आज ये दूसरी बार, क्योंकि नंबर दे रखे इसलिए नंबर के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आज नंबर के साथ करवा दे। अगली बार अगर ये क्वेश्चन आए तो हम नहीं करवाएंगे, ठीक है? आप लोग जाके वापस इसको देख लेना, फिर उस वाले क्वेश्चन को कर लेना, ठीक? तो कितना आ जाएगा बताओ? इसकी फोकल लेंथ हमें नहीं पता है ना, तो हम इसकी फोकल लेंथ क्यों निकालना चाहते हैं? ताकि हम लेंस फॉर्मूला लगाएं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें, ये तो करना है, ठीक है? तो अगर हम इसकी फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगी? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सही बात? देखो अब नीचे दिख रहा है, चलो जी 1/f इक्विवेलेंट, f1 कितना है? अच्छा f इक्विवेलेंट हमें पता है, देखो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ 50, f1 हमें पता है कितना है 30, f2 निकाल लेंगे हम यहां से, सॉल्व करके निकालो। 1/50 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f2। एलसीएम कितना आएगा इनका? 150। चलो जी 150 हमारा एलसीएम आ गया 3 बार में, फिर 5 बार में, इज इक्वल टू 1/f2। तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 बाय माइनस का 2, कितना आ जाएगा f2? माइनस का 75 सेंटीमीटर। f2 मिल गया हमें। अच्छा अब अगर हम निकालना चाहते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या प्लेनो कॉनकेव जैसा बिहेव कर रहा है ना? तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो देखो ऐसे लिखे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में 1/r1 माइनस 1/r2। सही बात है? अच्छा लाइट यहां से यहां आ रही है ना, तो μ2/μ1 लिखें, खाली म्यू लिखें। यहाँ पे दो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहते थे ना, नीचे एयर का डालने से 1 हो जाता था, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बताओ? म्यू ऑफ ए कॉम्बिनेशन प्लस बाहर वाला, है कि नहीं? तो इसको हम क्या कह दे रहे हैं? μ1 कह दे रहे हैं, इसको μ2 कह दे, जहां से लाइट आती है उसको μ1 कह देते हैं ना अपने वाले लेंस में, तो μ2/μ1 ऐसे लिखना चाहिए। अच्छा 1/f निकाल चुके हो, देखो कितना है? -75। ओके μ2 कितना है बताओ? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। μ1 यहां से लाइट आई है, बताओ कितना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5 माइनस का 1 इनटू में 1/r1 और r2 कितने दे रखे हैं क्या? नहीं दिए भाई, इसका मतलब हम इधर जाके फंस जाएंगे। फिर हम r1 r2 यहां से निकाल सकते हैं क्या? देखो अगर इस लेंस का यूज करें तो हम r1 r2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, तो मिलके ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो ऐसे माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, समझे? इसकी फोकल लेंथ हमें पता है कितनी है? 30 है, 1/30। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 2/r। 0.5 इधर अपॉन में आएगा तो कितना हो जाएगा? चलो 1/30 इज इक्वल टू 0.5 2/r। 0.5 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा? 1। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 30 सेंटीमीटर। लो मिल गया है। क्वेश्चन में बोला इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेम है। ठीक बात है। अब हमें r मिल चुका है, यहां से हम r सॉल्व कर लें। बताओ क्या लिखे? 1/30 माइनस r2 की जगह कितना डालोगे? r2 की जगह प्लेन है क्या ये? तो r2 ये कितना डालोगे? इन्फिनिटी। देखो हम कह रहे हैं इसको क्लास की तरह मत लो, क्लास की तरह लोगे तो लगेगा बोरिंग। ये तुम्हारा पेपर चल रहा है, जो हो सकता है कल को यही कॉपी पेस्ट होके कल एग्जाम में सामने दिख जाए। देखो ये बोरिंग जब लगेगी क्लास, जब तुम इसको समझ रहे हो क्लास से, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ये तुम्हें करने चाहिए जिसको हम करवा रहे हैं, समझे? तो जो तुम्हें नहीं आ रहा उसमें देखो मेरे को ये क्यों नहीं आ रहा, इसमें क्या मतलब हो सकता है जिसको मैं याद कर लूं, से पेपर में डिलीवर कर दें। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया है। चलो μ2/1.5 माइनस 1, इधर बताओ कितना बचेगा? केवल 1/30 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा।
तो कितना आ गया 30/75 है ना, माइनस का इज इक्वल टू μ2/1.5 माइनस का 1। काट लें इसको, 15×5 = 75, 15×2 = 30। कितना आ गया बताना, -2/5। ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2/1.5। ओके, ये नहीं दिख रहा, इसको ऐसे कर दो फिर दिख जाएगा, फिर ऊपर कर देंगे। ठीक, चलो ये आ गया। अब इसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, तो 5 × 6 = 5 में से 2 गया 3/5, तो कितना हो जाएगा बताना ये। इसको सॉल्व कर लोगे ना, 3/5 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, μ2/1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो μ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 45, 4.5/5। मतलब सॉल्व करो कितना हो गया, μ2 की वैल्यू 0.9 है। इस तरह से करना था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिख दे एक बार। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डायग्राम बनाया, इससे हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पता चली। फिर हमने इसका डायग्राम बनाया, हमें लेंस की पता चल गई, दोनों की पता चल गई, तो हमने इस अकेले की निकाल ली। फिर हमने इस अकेले की क्यों निकाली, क्योंकि इसका यूज करके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। ठीक, फिर हमने ये सोचा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे आएगा, आर की वैल्यू यहाँ से लेंथ की फोकल लेंथ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सही बात है क्या, एनी डाउट, देख लो है तो। इतना अगर तुम कर दिए ना और तुम्हारा आंसर गलत भी आए, गारंटी दे रहे 5 में से टीचर तुम्हें 4.5 नंबर देके आगे बढ़ेगा, आधा नंबर ही काटेगा। इतना बड़ा कर देना ना बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में। मुश्किल लग रहा है तो बताओ, आ गया, कर लोगे भी। हाँ, इक्वी कॉन्वेक्स बोला तभी तो आर सेम लिया दोनों। ये लेंस के बारे में बोला है क्यू कॉन्वेक्स, है ना, तभी तो दोनों का आर देखो, आर आर माना है, ये भी आर ये भी आर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अकेला बोर्ड पे आ पाता है लास्ट टाइम भी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा, कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, 30 है। फिर पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है। अच्छा 2 नंबर का, हम बोले 2 है। चलो 0.9, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, in an AC voltage B is equal to Vm sin omega t is applied across an inductor of inductance L. Find the instantaneous power supplied to inductor. So graphically the variation of pi with t. हमसे बोला इंडक्टर कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये बता दो। एक बात बताओ, क्या आप दोनों की इक्वेशन लिखना जानते हो, इंडक्टर की और कैपेसिटर की। कैपेसिटर बोले, इंडक्टर में करंट लैग करता है कि लीड करता है, लैग करता है। अगर करंट लैग करेगा तो -π/2। बहुत बढ़िया, 10 बजे तक क्लास खत्म करनी है बेटा, है ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैंने हाँ रखी थी उसकी क्लास। क्वेश्चन ने क्या बोला है, V इज इक्वल टू कितना दिया हमें, Vm sin ओमेगा टी। तो हम जानते हैं फॉर इंडक्टर, देखना जरा ध्यान से, फॉर इंडक्टर करंट लैग्स, करंट क्या करता है, लैग करता है बाय π/2। देयरफॉर आई की इक्वेशन क्या बन जाएगी बताना, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और ओमेगा टी माइनस π/2 को क्या लिख सकते हो आप, जरा बताओगे एक बार हमें। माइनस पहले कॉमन ले लो, क्योंकि π/2 माइनस ओमेगा टी समथिंग होता है ना, ओमेगा टी माइनस π/2 तो हमारी मैथ्स में कुछ नहीं होता, तो माइनस बाहर आ गया, कितना बचेगा, माइनस आई एम साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। π/2 माइनस थीटा क्या होता है मैथ्स वाले बताओ, कॉस थीटा। कितना हो जाएगा फिर ये, कॉस ओमेगा टी। अब आई मिल गया, बी मिल गया, अभी आपको पावर चाहिए, तो पावर क्या होता है बताओ, v इंटू आई होता है क्या। तो v कितना है जरा बताओ बेटा, ये डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी मैथ लगेगी इसमें। बायो वाले चाहे तो बेटा इसको स्किप कर देना, है ना, अगर याद कर सकते हो तो कर लो। माइनस आई एम बी एम साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा ये। अच्छा ये कॉस था, तो ये कॉस ओमेगा टी हो गया ना, तो क्या बनेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा अब इसके बाद क्या करें मैथ वाले बताओ,
अच्छा 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे में क्या बन जाएगा ये? अच्छा माइनस आई एम बी एम बाई 2 और ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। बेटा आप देखो इतना हम सोच नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहे थे बायो वालों, देखो इनने बोल दिया ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इनने ऐसे क्वेश्चंस किए, आप लोग को ये याद ही करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन बना हमारा पावर का, समझ में आया? अच्छा अब पावर का फिर उन्होंने बोला कि प्लॉट भी कर दो, तो प्लॉट कैसे करेंगे बताओ? कहां कहां पे जीरो होगा? साइन की वैल्यू जीरो कहां कहां पे होती है? पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 4 पाई पे। इसका मतलब है कहां कहां पे जीरो बनेगा? एन पाई पे, जरा देखना ध्यान से। अच्छा ये 1 कहां कहां पे बनेगा? साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 1 कहां कहां पे होती है? पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे। ये वाली बात तो हमने सैंपल पेपर करवाते टाइम भी याद करवाई है ना। तो ये n पाई बाई 2 पे होता है, 2 डिवाइड कर दो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n पाई बाई 4। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू n पाई बाई 4 पे बनेगी। तो कहां कहां पे बनेगी? 0, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया पाई बाई 2, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया पाई बाई 2 के टर्म्स में प्लॉट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें उसके बीच बीच का चाहिए। तो पाई बाई 2 के बाद अगला टर्म क्या मिलेगा? पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, अब पाई बाई 4 पे पहले तो कहां पे मैक्सिमम होगा? 0 पे। 0 पे मैक्सिमम होगा कि 0 होगा जरा बताना? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 ही मिलेगा। फिर उसके बाद पाई बाई 4, पहला मल्टीपल पाई बाई 4, तो वहां पे कितना मिलेगा? मैक्सिमम। फिर उसके बाद 0 कहां पे मिलेगा? पाई बाई 2 डाल के देखो इसमें, बेटा पाई बाई 2 डालो, 2 से 2 कट जाएगा, कितना? साइन पाई बचेगा। साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई 0 होता है, मतलब पाई बाई 2 पे क्या बन जाएगा? ये 0। कुल मिला के अगर हम तुम्हें कंक्लूजन बचाएं तो ग्राफ थोड़ा सा सिकुड़ गया है। जैसे आप पाई बाई 2 साइन का ग्राफ बनाते थे ना, वो ग्राफ थोड़ा सा क्या हो गया? छोटा हो गया। जरा देखो पहले जो साइकिल बनती थी वो 0 से पाई बाई 2 पे ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी। पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 होती थी, मतलब ये साइकिल 0 से पाई बाई 2 पे जाके मुड़ती थी। इस बार देखो पाई बाई 4 पे ही मुड़ जाएगी, मतलब ये पहले से ग्राफ क्या हो गया? आधा हो गया है। पहले यहां से मुड़ती थी, अब बीच में से मुड़ रही है। अब इसके बाद अगर ये नेचर पहचान गए, ग्राफ सबको याद रखना है भैया। कल बोल रहे थे ना बेटा पावर का ग्राफ, देखो आ गया, ऐसे बनाते हैं। तो ग्राफ क्या हो जाता है? थोड़ा सा कंप्रेस हो गया है। क्या हुआ बताओ? ये नहीं है, हमने बोला रुक जाओ 10 मिनट। नहीं आया तो देखो थोड़ा याद करने वाले तरीके से देखते हैं, सुनो। ओमेगा टी मतलब थीटा होता है ना, ओमेगा टी मतलब थीटा। तो पहले 0 डालो, साइन 2 0 कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, पहला पॉइंट ए मिला, सही बात। फिर दूसरा पॉइंट हम क्या डालते हैं? 90 डिग्री डालते हैं। 90 डिग्री डालो यहाँ पे, 2 इंटू 90 180 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू 0, फिर से 0 मिल गया। अब 2 0 के बीच में एक मैक्सिमम तो मिलेगा, वरना तो इसका मतलब ग्राफ सीधा ही सीधा जा रहा है, समझ गए? इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ पे जाएंगे फिर 0, तो इन जगह तो 0 मिलने लग गया जहां पे पहले मैक्सिमम मिलता था, सही है। तो इनके बीच में एक एक मैक्सिमम और बन गया, तो ऐसे बना। पहले ग्राफ ऐसे फैला फैला बनता था। देखो पहले अगर हम पहले वाले के हिसाब से बनाते 0 पाई बाई 2 पाई, तो पहले ग्राफ बनता ना तो ऐसे बन रहा था, पाई बाई 2 से मुड़ता था। अभी किससे मुड़ रहा है? पाई बाई 2 पे 0 बन रहा है, मतलब बीच में ही मुड़ना पड़ जाएगा, समझे? पावर का ग्राफ पता होना चाहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि 3 ग्राफ दे रखे थे, सही है, और आपको ये पहचानना था इसमें से कौन वोल्टेज का है, कौन करंट का, कौन पावर का है। अब अगर आप इसको पहचान गए, अच्छा 0 से पाई के बीच में कंप्रेस हो जाता है, तो 0 पे 0 पाई बाई 2 पे 0, देखते ही आंसर टिक कर दोगे। अगर आपको नहीं पता तो आप पहचान ही नहीं पाओगे भी पावर का कर्व कौन सा है। समझे क्या कह रहे हैं हम? ओके, तो इसका मतलब पावर का कर्व 0 से पाई बाई 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, इन सब पे क्या दे रहा है? 0 वैल्यू दे रहा है। समझ पाए गए? समझ गए तो अच्छी बात है। ये रहा पावर का कर्व। नेक्स्ट, इसी को 2 बार देखना तो समझ में आ जाए। हमने बहुत अच्छे से समझा, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। पहले 0 डालो, पाई बाई 2 डालो इक्वेशन में। देखो बेटा 0 डालोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, पावर 0, 0 मिल गई।
फिर π/2 डालोगे तो π/2 डालो तो 2 इंटू π/2 हो जाएगा 90 से 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। अगेन पूरा टर्म कितना हो गया 0। अब दो जीरो के बीच में साइन के कर्व में एक तो मैक्सिमम मिलता है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां रही। ऐसे सोच लो, अगर आप π/4 के टर्म्स में नहीं सोच रहे हो तो चलता चला जाएगा। ठीक है, फिर नींद आ रही है, पानी आनी पियो। 16 तारीख हो गई आज, 4 दिन, 96 आवर्स बचे हैं बेटा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैविंग AC सोर्सेज ऑफ वेरिएबल। जिसको नींद आए घंटे दिखाओ अपने मन को, 96 घंटे ही बचे, बता तो 100 भी नहीं बचे, है कि नहीं। 3 electrical circuits having AC sources of variable frequency are shown in the figure. Initially, the current flowing each of these is same. If the frequency of the applied AC source is increased, how will the current flow? कंक्लूजन ये है कि तीनों सर्किट में, एक में L लगा दिया, एक में R लगा दिया, एक में C लगा दिया। इन्होंने बोला अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और अपने सपोर्ट में आंसर भी दे दो। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। एक बात बताओ, करंट पे फर्क कब पड़ेगा, जब अपोजिशन बढ़ेगा। जब तक अपोजिशन बढ़िया है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या रेजिस्टेंस का अपोजिशन R होता है? क्या ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे? नहीं। तो हम बोले कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, रेजिस्टेंस के पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें करंट रिड्यूस नहीं होगा। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लिखोगे कैसे? R इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर I रिमेन्स सेम। अब अगर इंडक्टर में जाएंगे तब बताओ, बढ़ जाएगा। अच्छा, लेट्स सी। देखो इसका अपोजिशन कैसे देते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो इसका अपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे अपोजिशन बढ़ा, अपोजिशन बढ़ा तो करंट घट गया। तो कौन कह रहे थे बढ़ जाएगा, आई इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया? लिखोगे कैसे? XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अगर F बढ़ाया तो XL बढ़ेगा, XL बढ़ा तो I कम हो जाए। XL मतलब अपोजिशन है ना। अगर ये XC के लिए करना होगा तब बताओ, एक बार फिर से बताइए। नहीं, XC में क्या होता है बेटा, XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है। तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, XC कम हो जाएगा, मतलब I बढ़ जाएगा। समझ में आया कैसे करके लिखोगे? 3 नंबर का था बस, एक एक क्वेश्चन तीनों नंबर से। चलो नेक्स्ट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट इज न्यू if the capacitance is made 4 times its initial value, find the change in resonance frequency। इन्होंने बोला कि पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा, न्यू थी। अगर हम कैपेसिटेंस का 4 टाइम्स कर देते हैं तो नई रेजोनेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। तो बेटा पहले वाला देखते हैं, न्यू 1 इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, 1/√LC। सही बात है। अच्छा, फिर हम बोले न्यू 2 कैसे लिखोगे आप? भैया न्यू 2 हम लिखेंगे 1/√L इंटू 4C। ऐसे तो बोले क्वेश्चन। हाँ, तो 2π नहीं आया, यही कहना चाह रहे हो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने, परेशान ना हो, लो 2π लिख लो, वो कट ही जाना है इसलिए हमने लिखा ही नहीं, हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। चलो L इंटू 4C, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और न्यू 2 नहीं, ठीक है तो लिख दिया तो लिख दिया। चलो 4 बाहर ले लो, है ना। तो 4 बाहर आए कितना आ जाएगा बताओ, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 2π√LC। ये 4 से 2 कैसे बन गया बाहर आके, पता चला, स्क्वायर रूट है। अब ये पूरी वैल्यू देखो किसकी है, न्यू 1 की है। तो न्यू 2 कितना हो गया बेटा हमारा, न्यू 1/2 हो गया। तो पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 hertz supply. What is the RMS value of current? तो बहुत आसान दे दिए, रेजिस्टेंस भी दे दिए, वोल्टेज भी दे दिए, करंट पूछे हैं, कैसे निकालें? कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो IRMS कैसे निकालेंगे भैया, हम लिखें VRMS/R लिखें। बेटा VRMS कितना बताओ एक बार, VRMS है 220 और R कितना है हमारा 100। तो कितना IRMS करंट आ गया, 2.2 एम्पियर।
उसके बाद पूछा व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल, रजिस्टर में कितनी पावर कंज्यूम होती है। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये फॉर्मूला तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ते हो, वी इंटू आई, वी आर एम एस कितना है 220 है, आई आर एम एस कितना है 2.2 है, मल्टीप्लाई कर दो 484 वॉट, कितनी पावर कंज्यूम होगी 484 वॉट कंज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 100 ओम रजिस्टर एंड 8 हेनरी इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स, what should be the frequency of the source such that the current drawn in the circuit is maximum। बेटा करंट मैक्सिमम कब होगा, हमसे पूछा है सोर्स की फ्रीक्वेंसी बता दो, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बता दो जिससे कि सर्किट में जो करंट हो जाए वो क्या हो जाए मैक्सिमम। तो सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होता था, रेजोनेंस पे होता था। इसका मतलब क्या हमसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहे हैं, और इन्होंने हमें सब कुछ तो दे दिया। तो देखो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बता दो, और आगे से ये भी पूछा उस फ्रीक्वेंसी को कहते क्या है, तो हम पहले हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। तो भैया एफ आर निकाल सकते हैं क्या हम, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 1/2 अंडर रूट, चलो बच्चा एल की वैल्यू बताओ कितनी है, कितनी है 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6। हाँ तो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख दो, एल कितना है 8, चलो सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 1/2, 8 दूनी 16, 16 बाहर आगे क्या बनेगा 4, और 10⁻⁻6 10⁻⁻3, ये उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 इंटू 1000/4, इसको काटो कितनी बार में जाएगा ये 250 बार में, फिर इससे काट दो बेटा कितनी बार में जाएगा 125 बार में, तो कितना आंसर आ गया 125/पाई हर्ट्ज। आप चाहो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इफ द पीक वैल्यू ऑफ एन ईएमएफ ऑफ द, इसको कहते क्या है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने बोला इफ द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज दिस फाइंड द मैक्सिमम करंट। बेटा मैक्सिमम करंट कितना होगा, पीक वैल्यू में कितनी दे रखी है 200 E0/Z लिखते हैं। अब हमें निकालना है मैक्सिमम करंट, तो करंट मैक्सिमम कब होगा जब Z क्या हो जाएगा मिनिमम। Z मिनिमम कब होता है रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस पे Z किसके बराबर होता है R के, क्योंकि XL XC क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी आ गई E0 200 दिया 220 200, और Z की जगह R डालेंगे हमें ना, तो 200/R साइज 100 है, तो कितना हो गया 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है 2 एम्पियर जा सकता है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल डायग्राम द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक। इन्होंने बोला कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डायग्रामेटिकली बोला, लिखने के लिए नहीं बोला, क्या बोला उन्होंने डायग्राम से बताओ। तो करंट के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है 0 हो जाता है भाई। अच्छा, और इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर बोले डाइलेक्ट्रिक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा 0 है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बोले डाइलेक्ट्रिक का डायग्राम बनाओ, ये तो कंडक्टर का बन गया, अगर हम डाइलेक्ट्रिक का बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड हो गया। क्या इसमें डाइपोल्स बन जाते हैं, है ना, ऐसे बना लें, मोस्टली लोगों को एक ही साइड अलाइन रखेंगे, एकदम परफेक्टली अलाइन मत कर देना है ना। ये है क्या, मतलब अगर हम इसका एक और डायग्राम बना दें कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, ये ई इंड्यूस्ड है क्या, और ये कौन सी है ई अप्लाइड है, अप्लाइड वाली मिल गई, इंड्यूस्ड वाली मिल गई। अब नेट लिख सकते हैं हम इसके अंदर, ई नेट कितना होगा यहाँ पे ई अप्लाइड को ई नॉट से डिनोट कर दो है ना, और ई इंड्यूस्ड को ई आई से डिनोट कर दो,
तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई, बस इतना बना देना था। फिर क्वेश्चन ने पूछा है डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ डाइपोल्स इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। फिर अच्छा, पोलराइजेशन डेंसिटी नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही है, वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है। फिर से सुनो, न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर आती है, बट अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन पूछेंगे तो क्या कहेंगे? जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल्स अलाइन होने लग जाते हैं, इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी फिलहाल नंबर ऑफ डाइपोल्स इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। ठीक, फिर क्वेश्चन ने बोला इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो बेटा हमने ऐसे पढ़ा था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होता है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? चाई आ जाता है। तो P इज इक्वल टू चाई ई, चाई। ये वाला काम तो हमने वहां पे पढ़ा था, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, हटता था तो चाई आता था, है ना। सेकेंड पार्ट, a thin metallic spherical cell of radius r carries a charge q on its surface, q by 2 at the center and plus 2q outside the cell. The force on the charge at the center of the cell. एक बात बताओ, सेंटर पे जो चार्ज रखा होगा उस पे कितनी फोर्स लग रही होगी? इसका आंसर बताओ। सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पे कितनी फोर्स लग रही होगी? कैन एनीवन टेल? टॉफी देंगे उसको अगली क्लास में, बताओ। हमने बोला है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पे कितनी फोर्स लग रही है, बता दो। क्यों? हाँ बिल्कुल सही जवाब। देखो बेटा, ये हमारा क्या है? Q/2। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। ये क्या हमारा? प्लस का Q, और बाहर क्या रखा है हमारा? यहां रख देते हैं, क्या रखा है? 3Q/2, 2Q रखा है। अब ये कितने डिस्टेंस पे? यहां से x डिस्टेंस पे। ठीक, तो बेटा Q/2 पे फोर्स 0 लगी, क्यों? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर is equal to 0. Therefore, electric field at force at Q/2 कितना हो जाएगा? फोर्स एट Q/2 0 हो जाएगा। सही बात है क्या? यहां तक कोनो परेशानी नहीं? डन, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने पूछा है पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा उस पर भी बता दो। तो बेटा एक बात बताओ, पॉइंट ए पे हमने माना था ना कि स्फीयर पे जो चार्ज रखा होता है उसको हम कहां मानते हैं? सेंटर पे मानते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। तो अगर हम फोर्स ऑन चार्ज ए निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन चार्ज ए, तो हम इस क्यू को कहां मानेंगे? सेंटर पे। तो सेंटर पे टोटल कितना चार्ज हो जाएगा बताना? Q प्लस Q/2 हो जाएगा, और Q प्लस Q/2 जुड़ के कितना बनेगा? 2Q प्लस Q, 3Q/2 हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा हमारा 3Q/2, है ना। और दूसरा चार्ज जिसपे फोर्स निकालनी है वो कौन सा है? 2Q है। इनके बीच में डिस्टेंस कितने का? x का। फोर्स निकालनी है, क्या निकाल पाएंगे हम? हाँ भैया, कौन सा वाला? ये वाला। हमने बोला जो सरफेस पे चार्ज रहता है उसको हम कहाँ मानते हैं कैलकुलेशन के लिए? सेंटर पे। बनना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरे पे चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड, हम कहाँ से कितना 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 ले। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरे सरफेस पे जो चार्ज होता है उसको हम कहाँ मानेंगे? सेंटर पे रखा हुआ मानेंगे। तो अगर हम इस क्यू चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मानेंगे अपने कैलकुलेशन के लिए, एक्चुअल में नहीं रखा है, तो अगर हम कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे क्यू रखा हुआ मानेंगे तो Q प्लस Q/2 हो जाएगा यहाँ पे टोटल चार्ज, दोनों को जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे फोर्स निकालने के लिए? कूलम्स लॉ लगा देंगे। F इज इक्वल टू क्या लिखें? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हो जाएगा K 3Q/2 इंटू 2Q बाय एक्स स्क्वायर। 2 से 2 खत्म, कितना आ गया बताओ? 3KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। डन। फिर पूछा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा, बताओ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम कहता है कि Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो। Q इनसाइड कितना है, Q/2 है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना आसान। लास्ट क्वेश्चन, two metal spheres, one of radius r and other of radius 2r, both have same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge density on them? ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q/A। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला दो स्फीयर है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक का रेडियस r है एक का रेडियस 2r है। ये r रेडियस का है और एक 2r रेडियस का है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला इन दोनों को हमने टच करवा दिया आपस में। एक बात बताओ, अच्छा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, किस पे ज्यादा चार्ज होगा, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इस पे ज्यादा होगा भाई, बड़ा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम कर रखी है, इसका मतलब इस पे ज्यादा चार्ज होगा। जब इन दोनों को टच करवाएंगे तो इन दोनों में चार्ज का फ्लो होगा, और वो कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम में क्या बराबर ना हो जाए, पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, है ना। चार्ज से लेना देना नहीं, पोटेंशियल से लेना देना। एक बड़ी टंकी है, 1000 लीटर की टंकी है, और एक 1 लीटर की बोतल है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करते, बताओ कहां से कहां जाएगा पानी। ये मत बोलना कम पानी है तो ज्यादा पानी से कम पानी में जाएगा, हाइयर से लोअर पोटेंशियल में। बॉटल को रखा हमने अपनी छत पे, टंकी को रखा है जमीन पे, अब तो यहीं से यहीं जाएगा या यहां से यहां जाएगा, सोचो। तो पोटेंशियल होता है जो डिफाइन करता है चार्ज कहां से कहां जाएगा। ठीक है, चलो तो हम बोले आफ्टर, सुनना ध्यान से, आफ्टर कनेक्टिंग, जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे ना तो V1 क्या हो जाएगा बताना, V2 के बराबर। अच्छा V1 लिखोगे कैसे, V1 कैसे लिखोगे, B को C के टर्म्स में लिखना पड़ेगा क्या हमें, क्योंकि दूसरा और कोई तरीका है ही नहीं। तो हम बोले आपने पढ़ा है भैया Q = CV होता है, पढ़ा है क्या। तो अगर हम V लिखना चाहते तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1/C1, और V2 किसके बराबर हो जाएगा बोलो, Q2/C2। क्या वाली बात सही है। अच्छा फिर हमने बोला Q1 कितना होगा, तो आपने पढ़ा है सिग्मा इंटू A के बराबर Q1 होता है, पढ़ा है ना। सिग्मा सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/A होता है, तो Q = क्या हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा A1 अपॉन में इसका स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, ऐसे ही स्फीयर का होता है। आप बस ये याद रखो इसका एरिया कितना होता है, वैसे याद हो जाएगा। फिर इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, एक r कैंसिल आउट हो, कोई नीचे d आता है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो अगर आप याद करो तो ऐसे याद कर लो 4πε0r। समझ में आया, ये R1 लिख दिया। इधर देखो सिग्मा इंटू क्या लिखना चाहिए, Q1 और Q2 में रिलेशन निकाल लीजिए, Q1 Q2 तो हमें फाइनली चाहिए होंगे, Q1 ही रखो इसको। यहां कितना आएगा जरा बताना, 4πε0 R2, सही बात, 4πε0 4πε0 कैंसिल आउट। R1 R2 में देखो रिलेशन दिया है क्या हमें, जो Q1/R1 रहने दो, और यहाँ पे Q2/R2 ये कितना डाल दो, 2R1, R1 R1 कैंसिल आउट। देखो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2Q1 आ गई, मतलब Q2 कितने के बराबर हो जाएगा, 2Q1 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये V1 और V2 बराबर होने के बाद की बात है क्या, ठीक है। अब अगर आपसे बोले कि चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, क्या चार्ज भी चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, तो क्या हम ऐसे लिखना चाहते हैं, इनिशियल वाला चार्ज, इनिशियल मतलब Q01 लिख देते, Q02 इज इक्वल टू फाइनल वाला चार्ज Q1 + Q2। सही बात है क्या, ये कौन सा है फाइनल वाला और ये कौन सा है इनिशियल वाला। इनिशियल वाला चार्ज कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू ए कर दें क्या, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए कितना है बताओ, 4πr1², सिग्मा इंटू ए से वाला चार्ज निकल रहा है, प्लस Q02 लिखोगे तो सिग्मा इंटू 4πr2², सही बात, इज इक्वल टू Q1 + Q2। देखना Q1 Q2 में रिलेशन दे रखा है हमें, Q2 इज इक्वल टू कितना, 2Q1 डाल दें वहां पे इन दोनों को। अच्छा R2 R1 भी सॉल्व कर लो पहले, सिग्मा 4π बाहर आ गया क्या,
R1 स्क्वायर ऐसे ही रखो, R2 स्क्वायर की जगह देखो 2R डाल सकते हैं, 2R1 का स्क्वायर ना इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सही बात। तो कितना आ जाएगा ये, सिग्मा इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर और ये 4R1 कितना हो जाएगा ऐड होके 5R स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू Q1, Q2 की जगह कितना डाल दें, 2Q1 डाल लें। चलो तो कितना आगे देखना, 5 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q1। तो Q1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/3 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, Q1 आ गया। अभी Q2 कैसे निकालोगे, Q2 Q1 का क्या है, डबल है, तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 2Q1, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5/3 कितना हो जाएगा ये 10/3 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, Q2 आ गया। Q1 मिल गया, Q2 मिल गया। अभी क्या निकाल सकते हैं, नई वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम समझ रहे हैं तुम पक गए हो, डोंट वरी, लास्ट क्वेश्चन ये, इसके बाद बताते क्या करना है। न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, सिग्मा 1 कितना होगा, Q1/A, Q1 आपने निकाला है कितना है 5/3 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर, ये है ना, ये कट गया, बताओ कितना आ गया 5/3 सिग्मा। तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा 5/3 सिग्मा, सिग्मा 2 निकालेंगे तब बताओ, Q2/A, Q2 हमने निकाल रखा है 10/3 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में बताओ 4 पाई 2R का स्क्वायर, दिख रहा है क्या वहां पे, देखना नीचे कर देना बस, वरना दोबारा लिखना पड़ जाएगा। देखो 10/3 सिग्मा 4 पाई स्क्वायर, ये Q2 है, A2 की वैल्यू कितनी डालोगे 4 पाई इंटू इसका रेडियस 2R है, तो इसलिए 2R स्क्वायर डाला, सही बात है। अब सॉल्व कर लो, सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, देखो 4 पाई कट गया, तो बचा कितना 10/3 सिग्मा 2R का स्क्वायर करोगे तो 4R स्क्वायर, ठीक है, 2 और 5, तो सिग्मा 2 कितना आ जाएगा 5/6, R स्क्वायर भी कटना चाहिए, R स्क्वायर भी कट जाएगा क्या, अच्छा R स्क्वायर भी हमारा कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 5/6 सिग्मा। तो हमारा सिग्मा 2 अभी नया वाला 5/6 सिग्मा है, और पुराना वाला सॉरी, और सिग्मा 1 नया वाला कितना है 5/3 सिग्मा। 5 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, अकेला 5 नंबर का है, इतना बड़ा है ना, तो 5 नंबर में इतना तो लिखना बनता भी है कि नहीं, ठीक है। तो बाकी सैंपल पेपर दूसरा वाला बचा है ना।